हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 जिसका हिंदी में नाम है प्रबंध के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है जो बिजनेस को सही तरीके से संभाल पाए। अब संभालने के लिए हम एक मैनेजर को रखते हैं जिसे हिंदी में प्रबंधक कहा जाता है और इंग्लिश में मैनेजर कहा जाता है। अब मैनेजर बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है, प्रबंधक व्यापार में प्रबंध करने का काम करता है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ नीति, नियम, कानून, अवधारणाएं, मान्यताएं, परंपराओं, नियमों का होना काफ़ी आवश्यक है। फॉर अडॉप्टिंग एनी बिजनेस दे हैव टू अडॉप्टेड बाय रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रिडिक्शन, प्रोसेस बाय द मैनेजर विद द हेल्प वी हैव टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड टारगेट। तो सेकंड चैप्टर में हमको पढ़ना है कि प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। जिस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपने नियम बनाए, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, उसके अलावा कई महान लोग हों, उन्होंने कई लोगों ने अपने अपने थॉट, अपने अपने विचार, अपने अपने नियम दिए हैं और सभी के नियमों के हिसाब से ही हमारा देश आज आज़ाद हो पाया। किसी ने लड़कर और किसी ने मौन रहकर भी देश को आज़ाद कराया, यानी सभी के कुछ ना कुछ नियम चल रहे थे। उसी प्रकार से बिजनेस को भी मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स होना चाहिए। तो हम चैप्टर 2 पे आ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल से मतलब यहाँ पर हिंदी में सिद्धांतों और इंग्लिश में रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मीनिंग जैसे कि आपके डेस्क पर है, लेकिन उसके बारे में बता दूं मैं आपको। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल दोज रूल्स दे हैव टू अडॉप्टेड बाय मैनेजर फॉर द कंप्लीटिंग बिजनेस गोल्स एंड टारगेट। प्रबंध के सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा कर सकता है, जिसे प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध के सिद्धांत, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं, भारत के अलावा 200 प्लस कंट्रियां जहां पर कोई भी व्यापार किया जाता है, उन सभी को रूल्स अपनाना ही पड़ते हैं, नियम अपनाना ही पड़ते हैं। जिस प्रकार आप अपने घरों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और अलग अलग जगहों पर रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार बिजनेस के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में इसे कहा जाता है लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नियम बने आप ही के लिए हैं, लेकिन समय, काल, परिस्थिति, टाइम, कंट्री, सिचुएशन के हिसाब से आप उन नियमों में बदलाव कर सकते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिकार आपको मिले हुए हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट, इन फॉर्म्स ऑफ जर्नल गाइडेंस, ये रूल्स आपको सामान्य मार्गदर्शन यानी गाइडेंस देने का काम करते हैं। ये किताबें, ये मंदिर, ये मस्जिद आपको केवल रूल बताते हैं, रूल्स फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल केवल जर्नल सामान्य मार्गदर्शन देते हैं आपको, इसे अपना लो तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं अपना तो वहीं की वहीं आप तो हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इक्वलिटी, ये सभी में, सब भले ही व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सभी में समानता लेके आते हैं, इसलिए इसे इक्विलिटी भी कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट लिखा है ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियरिटी, धीरे धीरे आप नियमों को अपनाकर अपने अंदर ही से उतार सकते हैं या आपके बिहेवियर में आ जाते हैं। जिस प्रकार से आप इंदौर में रहते हो या किसी और शहर में रहते हो तो आपकी टोन में, आपकी भाषा में इंदौरी या वो लैंग्वेज झलकती है। उसी प्रकार से यही नेचर अगर आप बचपन से अपनाते आ रहे हो तो ये ह्यूमन बिहेवियर का एक मुख्य अंग बन जाता है, यानी ये नियम आपके जीवन के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए नेचर का काम भी करते हैं। इसी के बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। आपने ये देखा पहले क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, लेकिन सेकंड लिखा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो सेकंड क्वेश्चन में बताया गया।
पहला पॉइंट लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये नियम करते क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं संसाधनों का समुचित या सही उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी चीज़ें आपको मिली है किसी बिजनेस में, जो भी प्लेस आपको मिला है, जो भी फर्नीचर, जो भी मशीनें आपको मिली है, उससे ज़्यादा जगह, उससे ज़्यादा फर्नीचर, उससे ज़्यादा मशीन आपको मिल नहीं सकती। लेकिन एक मैनेजर क्या करता है, उन्हीं मशीनों से, उन्हीं फर्नीचर से, उसी एरिया में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चीज़ों को, व्यवसाय को सही तरीके से मैनेज करना बताते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब आपको नियम पता पड़ जाते हैं, नियम कब लगाना है, कैसे लगाना है, कब उसका उपयोग करना है, नियम कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है, नियम कितनी बार ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए, कब अप्लाई नहीं होना चाहिए, ये सभी आपको सिखा दिया जाता है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी सही तरीके से व्यापार को संभालने के लिए, चलाने के लिए भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जानना जरूरी होता है। थर्ड लिखा हुआ है टू गाइड रिसर्च। जब आप नियमों को अपनाते हो और नियमों को अपनाकर अगर आपको सफलता मिल जाती है, अगर आप सक्सेस हो जाते हो, तो आप उन्हीं नियमों को और अच्छा करके और आगे बढ़ना चाहते हो। तो टू गाइड रिसर्च यानी व्यापार को और अच्छी तरीके से, नए नए व्यापार की खोज, नए नए नियमों को बनाना चालू कर देते। पहले एक ही प्रकार का प्रबंधक यानी एक ही मैनेजर हुआ करता था, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट भी होने लगा है, यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट भी होने लगा। जो समय को नहीं समझता, लोग उसको नहीं समझते। तो ये नए नए बिजनेसों की खोज करने में भी मदद करता है। फोर्थ लिखा हुआ है बैलेंस्ड डिसीजन। कई बार ऐसा होता है कि आपके निर्णय सही भी होते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इस छोटी उम्र में कई आपके ज़्यादा निर्णय गलत होते हैं और कम निर्णय सही होते हैं। उसी प्रकार से बिजनेसमैन, जो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस के लिए कई सारे निर्णय तो लेता है, लेकिन निर्णय बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन जब वो एक मैनेजर को रखता है और मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत अपनाता है, तो उसके डिसीजन सही होना चालू हो जाते हैं, जिसे बैलेंस डिसीजन, सही निर्णय कहा जाता है। पांचवा पॉइंट लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी काम करने से पहले उसके नियमों को पढ़ लें। सुबह उठना जरूरी है, तो करना क्या, उठ के 4 घंटे मोबाइल चलाना है कि क्या काम करना है। तो हमें अगर यूटिलाइजेशन पता है, उसका बिहेवियर पता है, तो ही हम आगे का बात कर पाएंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि सभी को किसी भी व्यापार करते समय नियम का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँ कि जैसे मैंने बात करी कि जिस प्रकार आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमें आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें 2-4 लोगों की बात करता हूँ मैं। महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए। यानी इन किसी, कोई बोलता है लड़ो, कोई बोलता है शांति से काम करो। किसी ने लड़कर देश को आज़ाद कराया, किसी ने मौन रहकर देश को आज़ाद कराया, लेकिन सभी ने योगदान तो दिया है। उसी प्रकार से जो आप मैनेजमेंट यानी प्रबंध का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो भारत की देन नहीं है, ये फॉरेन यानी विदेशों में बनाया गया कोर्स है। अब विदेशों में जब ये कोर्स बन रहा था तो कई लोगों ने अपनी विचारधाराएं, अपने एफर्ट्स, अपनी बातें कही, लेकिन कई लोगों की बातें अपनाई गई और कई लोगों की बातों को क्या कर दिया गया, इग्नोर। उसी प्रकार इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में और पूरे मैनेजमेंट में 2 लोगों को भगवान माना जाता है, जहाँ पर पहले व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सिद्धांत के पिता, यानी उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के पिता, प्रबंध के सिद्धांत के जनक, जिन्होंने मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना हमें बताया, जिनका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है बेटा? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। लेकिन हेनरी फेयोल क्या है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी। अपने मोबाइल पे, गूगल पे सर्च करें विकीपीडिया पे हेनरी फेयोल के बारे में आप देखेंगे। इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ। अब चूंकि इनका जन्म फ्रांस में 1841 में जब हुआ, तो जन्म जब फ्रांस में हुआ तो फ्रेंच लैंग्वेज ही इन्हें आती थी। अब जब इनका जन्म हुआ तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली से थे। उस समय मैनेजमेंट कहीं नहीं था। ये पढ़ाई लिखाई करके एक कंपनी में सुपरवाइज़र बने, यानी पर्यवेक्षक बने। वे लोग मजदूरों को देखते थे, वर्करों को देखते थे कि कैसे काम हो रहा है, काम समझाते थे, मालिक की बात सुनते थे। यानी वहाँ उस समय कोई मैनेजमेंट नहीं था, उस समय सुपरवाइज़र थे। सुपरवाइज़र से आगे बढ़कर ये कंपनी के हेड बने। धीरे धीरे प्रमोशन होते होते कंपनी के मालिकों की लिस्ट में यानी शेयर होल्डर की लिस्ट में भी ये आ गए। अब इन्होंने अपना पूरा जीवन जो देखा मालिक और वर्करों के बीच में ही गुजारा।
तो इन्होंने हमेशा ये देखा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ना दिक्कत मालिक को आती है, ना दिक्कत वर्करों को आती है। दिक्कत किसको आती है? सुपरवाइज़र को, क्लर्क को। तो इन्होंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो इनकी पूरी स्टडी का पॉइंट था कि हमें एक मैनेजर बनाना चाहिए जो मालिक की बात भी सुने, वर्करों तक पहुँचाए, वर्करों की समस्या भी सुने और मालिक तक पहुँचाए। तो इन्हें बनाया गया एक कंपनी के लिए मैनेजर। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब किताब भी काय में लिखी थी? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी, जिसे बाद में अमेरिकन इंग्लिश में और इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। इन्होंने अपनी किताब में 14 सिद्धांत यानी 14 प्रिंसिपल लिखे और 14 की 14 प्रिंसिपल आज भी लोग अपनाते हैं। जब सुनील शेट्टी इंडियन एक्टर ने जब इनकी किताब पढ़ी तो इन्होंने कई सारे होटल खोले। सौरभ गांगुली ने इनकी बुक पढ़ी, गौतम गंभीर ने इनकी किताब पढ़ी और 14 के 14 प्रिंसिपल काफ़ी फेमस है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनके प्रिंसिपल आज भी लोग अपनाते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग इनको अपनाते नहीं हैं उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं। हर बार व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस शहर में रहते हैं इंदौर में, हर दिन लगभग 100 नए बिजनेस चालू होते हैं, लेकिन 200 बिजनेस बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको चलाने ही नहीं आता है। तो इनके नियम अगर अपना लें तो आप खुद भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। इनके पहले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या नाम है? डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। इनका मानना था कि एक व्यक्ति सारे काम ना करे, कामों को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट था इनका डिवीज़न ऑफ वर्क, कामों को बांटो जिससे काम क्या हो जाए? आसान। अब अगला लिखा हुआ है इनका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम बांटने के बाद काम की पूरी जिम्मेदारी, अधिकार, उत्तरदायित्व भी सामने वाले को दे दीजिए जिससे काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? देखिए, पहला अपन ने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, कामों को टुकड़ों में बांट दो। सेकंड लिखा हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व भी सामने वाले को दे दीजिए। नेक्स्ट, तीसरा लिखा है डिसिप्लिन। कोई भी काम अनुशासन में करें। अगर आपके जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। पहले काम बांटो, उसकी अथॉरिटी भी सामने वाले को दे दो, और हर काम नियम पे यानी डिसिप्लिन पे होना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना काम ही नहीं होगा। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका हिंदी में मतलब होता है आदेश की एकता और निर्देश की एकता। अगर आप बिजनेस के मैनेजर हो तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, भले वो आपके परिवार के हों, आपके अपने हों, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो या बाहर का व्यक्ति हो, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उनको समझाना भी सभी को एक साथ है, डांटना भी सबको एक साथ है। अगर आपने किसी एक को समझाया तो बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहता है सबको समझाना भी एक साथ, सबको डराना भी एक साथ और सबको लेके भी एक साथ चलना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ना होते उस पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। इसका अगला पॉइंट बनता है इक्विलिटी, सभी में समानता हो, सभी लोग समान रूप से काम करें। डिसीजन मेकिंग, सभी अपने व्यापार के निर्णय ले सके। इसके बाद कोशिश करें कि आपके एम्प्लॉय चेंज ना हो, परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहें। सबको रेम्यूनरेशन, सबको मेहनताना उनकी क्वालिटी के हिसाब से मिले, और हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उसे इक्विलिटी यानी समान रूप से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपने हेनरी फ्योल के बारे में चर्चा करी कि हेनरी फ्योल ने अपने कुछ नियम बनाए, ये नियमों को अपना रहे थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ। उसी तरीके से एक दूसरे देश में भी अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक सेकेंड मैनेजमेंट के फादर का जन्म हुआ जिनका नाम था F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर के फुल फॉर्म आप पता करके बताएंगे। इनका जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव में हुआ। हेनरी फ्योल का फ्रांस में हुआ तो इनका अमेरिका के एक छोटे से गांव में हो। चूँकि गांव में होने के कारण अब अमेरिका में जन्म हुआ, तो जिस प्रकार आप अगर हिंदुस्तान में जन्म लेते तो हिंदी सिखाने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा आपको, ना सीखना पड़ेगी। उसी प्रकार से इन्हें का जन्म अमेरिका में हुआ तो अमेरिकन इंग्लिश इनके अंदर थी। लेकिन जब इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, इन्होंने काफ़ी समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के साथ काम करने में गुजारा। ये एक वर्कर, एक लेबर क्लास, एक श्रमिक के रूप में काफ़ी दिनों तक काम कर रहे थे, और ये देख रहे थे कि ना मालिक को समस्या होती है ना मैनेजर को होती है, सबसे ज़्यादा समस्या किसको होती है? वर्कर को।
पढ़ा लिखा भी कम होता है, काम पैसा भी कम मिलता है और मेहनत सबसे ज़्यादा यही करता है। तो इन्होंने भी अपने जीवन काल में ज़्यादातर समय बिताया वर्करों के साथ। बाद में ये मालिक भी बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बने और खुद की कंपनी भी इन्होंने स्टार्ट करी। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने लोगों के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहने का कारण ये था, ये साइंस लेके आए। अब अमेरिका में जन्म हुआ, यूएसए में इनका जन्म हुआ था, तो हमेशा इनके काम में ये था कि आप साइंटिफिक तरीके मशीनें लेके आओ जिससे काम ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो इन्होंने 1911 में किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके नियमों में भी यही था जो हेनरी फ्यूल के नियम में था। लेकिन हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, लेकिन इनके 6 प्रिंसिपल काफ़ी फेमस है। आइए चर्चा करते हैं इनके प्रिंसिपल्स पे। सबसे पहला लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद द साइंस। इनका मतलब था विज्ञान, हिंदी में से कहते हैं विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है। अब कई बार जब आप इनके प्रिंसिपल किताबों में हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे तो इनके प्रिंसिपल के वर्ड्स और इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश को कन्वर्ट किया गया है ब्रिटिश इंग्लिश में, इस कारण इनके वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो इनका पहले का रिप्लेसमेंट विद द रूल ऑफ द थंब विद द साइंस का मतलब ये है कि हाथों से काम कराने की अपेक्षा वर्करों को ट्रेनिंग दो, उन्हें कंप्यूटर सिखाओ, उन्हें मशीनें सिखाओ। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज से 15-20 साल पहले बैंकों में जो लोग काम करते थे सब रजिस्टर पे काम करते थे, लेकिन अब हर बैंक में मोबाइल आ गए हैं, हर बैंक में कंप्यूटर्स आ गए हैं, यानी हर काम क्या होने लगा है साइंटिफिक तरीके से ऑनलाइन। पहले गड्ढा खोदने के लिए 10-15 मजदूर 15-20 दिनों तक काम किया करते थे, लेकिन अब एक जेसीबी मशीन के जरिए या नई नई टेक्निकों के जरिए अब एक गड्ढा एक मशीन ही एक दिन में कर देती है। तो ये पूरे तरीके साइंस में लेके आ रहे थे। तो पहला इनका नियम था विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है, कोशिश करो कि वर्करों को ट्रेनिंग दें और वो मशीन चलाना सीखें। सेकेंड इनका था हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसका मतलब था मिलकर काम करें। फिर वही बात बोल रहा हूँ, वर्ड अलग है थोड़े। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब है कि हमें एकता ना कि टकराव, काम मिलकर करना है ना कि लड़कर करना है। थर्ड इनका पॉइंट था मैक्सिमम आउटपुट इन द प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसका मतलब ये अगर आप कम चीज़ बनाते हो तो महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ें बनाते हो तो चीज़ें सस्ती पड़ना चालू होगी। अगर आपको एक कचौरी बनाना है तो घर में बनाना महंगी पड़ेगी, आप 10, 15, 20 रुपए की खरीद के खा सकते हो। लेकिन अगर आपको 1000 कचौरी बनाना है तो फिर खरीदना महंगी पड़ेगी, बनाना सस्ती पड़ेगी। तो इनका मतलब था मैक्सिमम आउटपुट। कोशिश करिए कि ज़्यादातर आउटपुट कमाने के लिए आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फोर्थ नियम था कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। लोगों का सहयोग करें। व्यक्ति का सोचता पढ़ाई करते समय क्या मैं ही पढ़ लूँ, दूसरे को नोट्स क्यों देना, दूसरे को क्यों समझाना, लेकिन गलत है। अगर आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा होगा आपने या कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, ये वैसा ही कोऑपरेशन है। या आपको काम मिलकर करना है ना कि अकेले करना है। अगर आप मिलकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा और जल्दी पूरा हो जाएगा जाके अकेले करने से। अगला इनका मतलब डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर गारंटेड इफिशिएंसी एंड प्रिफिशेंसी। इसका मतलब ये होता है कि ये वर्करों को चाह रहे थे कि इन्हें इतना गाइड दे दें, इतना समझा दें कि ये अपनी इफिशिएंसी और अपने गाइडेंस को, यानी जो काम 10 घंटे में कर पा रहे थे ये, अब वो काम ये 5 घंटे में ही कर लें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 6, एक्टिवेशन अकॉर्डिंग प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करें। जब तक प्लानिंग नहीं हो रही है कोई काम नहीं करना। जब तक प्लानिंग नहीं हो कोई काम नहीं करना। पहले सोचे समझे प्लान बनाए, उसके बाद ही उस काम को करें। अब थर्ड और फोर्थ में हमने हेनरी फ्यूल और टेलर जी के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। अब इनके प्रिंसिपलों में कुछ सिमिलरिटी थी, कुछ डिसिमिलरिटी थी, कुछ समानताएं थी और कुछ असमानता। पहला लिखा है डिसिमिलरिटी, बेसिस ऑफ स्टडी। हेनरी फ्यूल, जैसा कि मैंने बताया, हेनरी फ्यूल फ्रांस में जन्मे। इन्होंने ज़्यादातर समय किसके साथ गुजारा? मैनेजरों के साथ। तो समस्या भी किसकी देखी? मैनेजर की। टेलर जी का जन्म अमेरिका में हुआ, गरीब व्यक्ति थे बहुत ही ज़्यादा समय इन्होंने किसके साथ बिताया? वर्कर के साथ। तो समस्या भी किसकी देखी? वर्कर की। तो बेसिस ऑफ स्टडी, दोनों की स्टडी अलग अलग थी। हेनरी फ्यूल की स्टडी मैनेजर थी, टेलर की स्टडी वर्कर्स थी। दूसरा लिखा रेलिवेंस। हेनरी फ्यूल जो थे मैनेजर के रेलिवेंस थे, टेलर वर्करों के रेलिवेंस थे। ह्यूमन एलिमेंट्स, FW टेलर चाहते थे वर्कर आगे बढ़े, हेनरी फ्यूल चाहते थे मैनेजर आगे।
बढ़े। प्रेस्क्रिप्टिव, ये हेनरी फ्यूल का प्रिस्क्रिप्शन हमेशा जो था, हेनरी फ्यूल का प्रिस्क्रिप्शन हमेशा मैनेजर को आगे बढ़ाना था, टेलर जी का हमेशा वर्करों को आगे बढ़ाना था। और लास्ट लिखा हुआ एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्यूल के सारे प्रिंसिपल मैनेजर्स को लेकर बने हैं और टेलर जी के सारे प्रिंसिपल वर्करों को लेकर बने। अगर आप पढ़ लिख के आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको टेलर जी के प्रिंसिपल कम पढ़ना है, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ज़्यादा पढ़ना। ये इनकी असमानताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। अब इसमें डिसिमिलिटी के साथ सिमिलिटी भी होती है। दोनों में सिमिलिटी क्या थी, दोनों ही चाहते थे कि प्रॉफिट बढ़े। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब सेल्स बढ़ेगी तो पहले दोनों ही प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, दोनों ही सेल्स को प्रमोट करना चाहते थे, दोनों ही चाहते थे कि लोगों को नॉलेज दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। आप देखिए अगर आप जॉब पे लगते हैं तो आपका इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, दोनों ही ट्रेनिंग देना चाहते थे, दोनों ही चाहते थे कि बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बिजनेस करते समय आपको जो दिक्कतें आ रही, पढ़ते समय आपको जो दिक्कतें आ रही है वो किताबों से कॉपियों से पूरी हो सके। उसी प्रकार से ये दोनों ही चाहते थे कि धीरे धीरे करके जब व्यक्ति एक्टिव होगा, जब व्यक्ति लोगों के जॉब ना करते हुए खुद का बिजनेस करेगा तो ज़्यादा बिजनेस करेगा तो देश की नौकरी भी बचेगी, वो खुद व्यापार भी कर पाएगा और जैसे जैसे व्यापार करके आगे बढ़ेगा वो कई लोगों को साथ में जोड़ भी सकता है। इसमें कुछ डिफरेंस ही बनते हैं, दो डिफरेंस बनता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, जेरड यूनिटी ऑफ कमांड होती है वर्करों के ऊपर, जबकि डायरेक्शन होता है मैनेजर्स के ऊपर समझाने को लेकर। दूसरा होता है इसमें टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। टाइम स्टडी को हिंदी में कहते हैं समय अध्ययन और मोशन स्टडी को कहते हैं गति अध्ययन। टाइम स्टडी के लिए घड़ी की ज़रूरत है और मोशन स्टडी के लिए स्पीड की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके पापा कहीं नौकरी करते हैं तो वो टाइम स्टडी पे काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है, भले वो पतासे की दुकान का जूते चप्पल सिलने का भी क्यों ना हो, तो ये आपका मोशन स्टडी होता है। जितना ज़्यादा समय आप अपने व्यापार को देंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, जितना कम देंगे उतना कम कमाएंगे। तो दे ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।